हेलो बच्चों। तो हम लोग क्लास 11 के पूरे डायग्राम वाला सीरीज देख रहे थे, जिसमें ये क्या है, पार्ट 3 है। इससे पहले 2 क्लास हम लोग देख चुके हैं, जिसमें पूरे डायग्राम का पूरा एक्सप्लेनेशन है। और डायग्राम से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आते रहते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम इसको वन शॉट में देखेंगे, एक साथ देखेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। साथ में उस डायग्राम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको भी हम लोग पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो देखते हैं। आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का डायग्राम बचा हुआ था, तो आज हम लोग इसी से शुरू करते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ठीक है, ये डायग्राम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, जिसमें ये लंग्स का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। तो लंग्स के डायग्राम में बहुत सारी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, देखो। जिसमें ये वाली क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है क्या है, एपिग्लॉटिस। और वो किसके ओपनिंग में रहती है, तो ये रहती है ग्लॉटिस के ओपनिंग में रहती है। मतलब बोला जाए कि जो एयर पाइप होते हैं, एयर पाइप का मतलब जिसके द्वारा हवा जो है अंदर जाती है लंग्स में, तो उसको हम लोग एयर पाइप बोलते हैं। तो ग्लॉटिस को क्या करती है, ढकने का काम करती है। और एक ऐसे रहती है, तो ये होती है कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस होते हैं ये, कार्टिलेज से बना हुआ रहता है एपिग्लॉटिस। जिस टाइम में सोलिंग होता है, सोलिंग का मतलब निगलना, कोई भी चीज को जब हम निगलते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, पीछे की तरफ फूड पाइप है, तो उस फूड पाइप में जाना चाहिए, ना कि इधर आना चाहिए। क्यों, इधर एयर आती है, उधर की ओर में क्या जाते हैं, खाना जाते हैं। तो इधर के वाले एयर वाले जो ओपनिंग है उसको क्या कर देती है, क्लोज कर देती है। कौन, एपिग्लॉटिस। कार्टिलेजिनस की बनी होती है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है एपिग्लॉटिस। ठीक है। अचानक से हम लोग खाना खाते खाते जो खांसी भी आती है ना, एपिग्लॉटिस सही काम नहीं करते, इसकी वजह से खांसी आती है। मतलब फूड पार्टिकल्स यदि इधर की ओर चले गए तो झटके के साथ में बाहर आती, वही खांसी है। ठीक है। उसके अलावा और देखिए, यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, क्या है, लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। हम कोई भी आवाज निकालते जब है ना, तो आवाज जहां पर निकलते तो वहां से वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन वाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, या बोलते हैं साउंड बॉक्स बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा और ये पूरे जो डायग्राम है उसमें ये क्या बताया है, ट्रैकिया को बताया है। ट्रैकिया में कुछ और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, देखो जैसे ये वाली। तो ये क्या है, तो ये होती है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है, कार्टिलेजिनस रिंग होती है। मतलब बोला जाए कि अपूर्ण उपास्थि छल्ले होते हैं। और जो कहाँ से, तो ये यहाँ से लेकर पूरा ट्रैकिया से लेकर प्राइमरी ब्रोंकियोल तक रहती है। टर्मिनल ब्रोंकियोल में नहीं रहती, टर्मिनल ब्रोंकियोल में जाके खत्म हो जाती है। तो ये प्राइमरी ब्रोंकियोल, मतलब बोला जाए कि प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी सभी में होंगे, और प्राइमरी ब्रोंकियोल्स में भी होंगे। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में नहीं रहते ना, बात से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो याद रखना, ये ट्रैकिया से लेकर कहाँ तक होती है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ब्रोंकी, ब्रोंकी तक। और उसके बाद में प्राइमरी ब्रोंकियोल तक होती है, प्राइमरी ब्रोंकियोल। मतलब इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसनिका बोलते हैं, श्वसनिका। तो प्राथमिक श्वसनिका तक फैली हुई रहती है, मतलब रहती है। कौन, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं। ठीक है। इसके अलावा और देखें, ये पूरा ब्रोंकस को बताया है, यहाँ पर ब्रोंकस है। कट एंड ऑफ द रिप्स, रिप्स है ना, साइड साइड में रिप्स लगे हुए रहते हैं, रिप्स है। अब देखो, ये जो लंग्स है, ये लंग्स में क्या है, 2 मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहती है, मतलब 2 झिल्ली से घिरी हुई रहती है। एक होती है आउटर प्लूरा, और एक होती है इनर प्लूरा। तो इसको हम लोग एक को विसरल बोलते हैं, एक को पेराइटल बोलते हैं। तो पेराइटल प्लूरा बाहर की ओर होती है, जबकि विसरल प्लूरा कहाँ की ओर होती है, अंदर की ओर में। तो लंग्स कितने मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, 2 मेम्ब्रेन से। तो बाहर की ओर में कौन सा है, तो बाहर में है ना, पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा। और अंदर की ओर में क्या होती है, तो अंदर में होती है विसरल, विसरल प्लूरा। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, भरा हुआ रहता है, तो यह प्लूरल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में क्या भरा हुआ रहता है, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ रहता है, प्लूरल फ्लूइड। और यही प्लूरल फ्लूइड क्या करती है, आघात रोधी होती है। इसको धक्के वगैरह कोई लगते हैं तो उससे बचाने का काम करती है, फ्रिक्शन लेस करती है, मतलब घर्षण से भी बचाती है। उसके अलावा और बात करें, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है किसका है, तो एल्वलाई का स्ट्रक्चर है। ब्रांकी क्या है, ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स मतलब ये वाली। ठीक है। नीचे में एक डोम शेप्ड क्या दिखाई दे रहा है, डायफ्राम दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा किसका स्ट्रक्चर है, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर है, जिसमें बीच में क्या है, हार्ट है। तो देखा जाए, हार्ट में देखो, ये जो रहती है ना, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, राइट 3 भाग में डिवाइडेड रहती है, जबकि लेफ्ट लंग्स 2 भागों में डिवाइड होती है। इसके बारे में बात करें तो ये होता है 625 ग्राम्स रहते हैं, जबकि ये वाली थोड़ी कम रहती है, 575 ग्राम रहते हैं।
लेफ्ट लंग्स जो रहती है। और इसी में क्या रहता है, कार्डियक नोच होती है जिसमें हार्ट उधर की ओर में रहते हैं। तो ये पूरा डायग्राम है किसका, रेस्पिरेटरी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं, है ना। इसके आगे और डायग्राम में यहाँ पर देखेंगे, ये तो है ना, ये तो फ्लो चार्ट है, इसको हम लोग तो देखते ही रहते हैं ना, इसको पढ़ लेंगे आराम से, इजी है वो। इसको देखें थोड़ा डायग्राम में, देखो क्या होती है, ये जो रहती है यहाँ पर क्या हो रही है कि यहाँ पर एयर अंदर आ रही है। अंदर कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, तो एटीएम से एयर कहाँ पर आ रही है, लंग्स के अंदर में आ रही है। अब लंग्स के अंदर आने के लिए यहाँ पर क्या कंडीशन होना चाहिए, देखो अंदर आती तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, अंतः श्वसन बोलते हैं। और यह एक सक्रिय प्रोसेस होती है, एक्टिव प्रोसेस है ये। कौन सी प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस, मतलब सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय प्रक्रिया में एटीएम से लंग्स में जा रही है, मतलब देखा जाए तो लंग्स का जो वॉल्यूम है, या बोला जाए थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम, इस टाइम में थोरेसिक कैविटी का मतलब वक्षी गुहा का आयतन जो रहती है, क्या हो जाती है, आयतन इस टाइम में ज्यादा रहती है। क्यों, क्योंकि प्रेशर क्या हो जाती है, कम। तो आयतन ज्यादा, प्रेशर कम, तो जहां की ओर में प्रेशर कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही आएंगे। तो एटीएम से लंग्स की ओर जा रही तो प्रेशर इधर की ओर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है, तो एयर जो रहेगी बाहर से अंदर की ओर आती है। तो ये इसको हम लोग इंस्पिरेशन बोलते हैं। इस टाइम में क्या होता है, तो इस टाइम में देखो डायफ्राम जो रहती है, डायफ्राम कैसे रहती है, पहले डोम शेप्ड रहती, डोम के आकार की, किसके आकार की, डोम के आकार के होते हैं। वो क्या हो जाती है, चपटी हो जाती है। पहले रहते ऐसे हैं, वो फ्लैट हो जाएंगे ऐसे। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंस्पिरेशन। तो इस टाइम में क्या क्या चीजें होती होगी, तो यहाँ पर क्या होता है, ईआईसीएम में संकुचन होती है, इस टाइम में ईआईसीएम में संकुचन, और डायफ्राम में भी संकुचन होता है, डायफ्राम में संकुचन, दो चीजें होती है यहाँ पर, है ना। इस टाइम में इंस्पिरेशन के टाइम में ईआईसीएम में मतलब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, मतलब बाह्य अंतरापरशुक पेशियों में क्या होती है, संकुचन, और डायफ्राम में भी संकुचन होगा। तो इसकी वजह से ना, इसकी वजह से क्या होता है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है बढ़ता है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है। टीसी का वॉल्यूम कैसे में बढ़ेगा, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस का मतलब अग्र पश्चायतन, ऐसे, मतलब हमारा ऐसे है तो ऐसे ऐसे इधर की ओर। जबकि डायफ्राम में संकुचन होता है तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, मतलब बोला जाए कि इसमें क्या होती है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ती है, मतलब बोला जाए कि अग्र पश्चायतन ऊपर नीचे ऐसे बढ़ती है। तो ये कहानी है सबकी। और इसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन में, ये तो है ना इनएक्टिव प्रोसेस होती है, इनएक्टिव। इसमें जस्ट रिवर्स है, यहाँ पर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, प्रेशर क्या हो जाएंगे, ज्यादा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, लंग से एयर किसमें चली जाएगी, एटीएम में चली जाती है। तो बात हमें जानना है, तो जस्ट रिवर्स है इसका, इनएक्टिव प्रोसेस होती है, पेसिव प्रोसेस है, इनएक्टिव का मतलब पेसिव, पेसिव जानेंगे, पेसिव प्रोसेस होती है, पेसिव। तो इसमें डायफ्राम फिर से वापस अपने चपटी रहती वहां से डोम शेप्ड ले लेती है, तो ये बात हमें जानना है, ठीक है। तो इसके आगे और देखते हैं अगला डायग्राम। अगला डायग्राम को देखें यहाँ से, है ना, ये क्या है, डबल सर्कुलेशन को बताया है। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे होती है ये डबल सर्कुलेशन। तो देखें, एयर जब भी इंस्पायर्ड एयर अंदर आएगी तो उस टाइम में PO2 जो रहेगी ना, कितना रहेगी, 104 mm ऑफ Hg रहेगी। कहाँ पर, ये कहाँ है, ये एक कोई मटका वगैरह नहीं है, ये क्या है, ये एल्वलाई है, मतलब बोला जाए कि ये क्या है, कुपिका। तो कुपिका में पार्शियल प्रेशर कितना रहता है ऑक्सीजन का, 104, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 mm ऑफ Hg है। तो देखो एल्वलाई के अंदर में इतनी है, इंस्पायर्ड एयर में ऐसे हुई, ठीक है। इसके द्वारा ऑक्सीजन आया है, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। अब देखो यहाँ पर आने के बाद में ब्लड के साथ में एक्सचेंज हो रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर डिजोल्व होकर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बदले में आ रही है। तो देखो ऑक्सीजन अभी जा रही है, उसको देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है उसको हम लोग एक पूरा पथ देखेंगे तब पूरा उसमें समझ आ जाएगा हमें। तो देखिए इसमें कि देखो ऑक्सीजन अंदर आया, तो ऑक्सीजन अंदर आते ही कहाँ पर, लंग्स में, एल्वोलाई से ब्लड में आया, तो पल्मोनरी वेन के द्वारा वो किसमें जाती है, तो देखो ये हार्ट के हम चेंबर बना लेते हैं, राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल्स है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, ये है, ये हम बना लिए हैं, ठीक है। इसके बाद देखें,
ये जब पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजन अंदर आती है तो सबसे पहले आती है वो लेफ्ट एट्रियम में, और वहां से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल्स के द्वारा बाहर निकल जाती है। और बाहर जब निकलती है किसके द्वारा निकलती है, एओर्टा द्वारा। और एओर्टा किसमें डिवाइडेड रहती है, आर्टरीज में, मतलब धमनी में। और जाती कहाँ पर है, बॉडी में, इसीलिए इसको हम लोग सिस्टेमिक आर्टरी या बोलते हैं दैहिक धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दैहिक धमनी। दैहिक धमनी में चला गया। अब दैहिक धमनी में जाती ही ये क्या हो जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता है। देखो 104 से क्या हो गया 25, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 40 ही है ये। अब ये जा रहा है ब्लड के द्वारा किसमें, टिश्यूओं में। तो जैसे ब्लड के द्वारा टिश्यू में जाएगा तो ऑक्सीजन को ले लेगा वो, क्यों, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है तो ऑक्सीजन को ले लेगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन वैसे भी कम है तो डिफ्यूजन द्वारा यहाँ से क्या हो जाती है, इधर आ जाती है। और इन लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो बनाए रहते हैं उसको ब्लड में दे देते हैं, तो ब्लड के द्वारा वापिस जा रही है ये। तो ब्लड कोई भी ऊतक या कोई भी अंगों से जब निकलती है ब्लड, तो किसके द्वारा जाती है, वेन्स के द्वारा जाती है। किसके द्वारा, वेन्स मतलब सिराएं के द्वारा। लेकिन ये दैहिक अंगों से निकलती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, दैहिक सीरा होता है। तो बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पर से ज्यादा हुआ होगा तभी तो ये इधर से इधर गई होगी। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड 45 हो जाती है और ऑक्सीजन कम हो गया, मतलब बिग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रही है यहाँ पर, मतलब वी ऑक्सीजनित रक्त जो है फ्लो हो रही है। और पहले बार आती कहाँ पर है, राइट एट्रियम में आती है। और राइट एट्रियम से होता हुआ राइट वेंट्रिकल से होता हुआ किसमें जा रही है ये, तो देखो जब भी हार्ट से निकलती है कोई तो आर्टरी निकलती है। चूंकि ये लंग्स के पास में जाती है, चूंकि ये क्या है, लंग्स, लंग्स मतलब कुपिका, इसीलिए इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब बोला जाए कि इसमें मैक्सिमम क्या होती है, वी ऑक्सीजनित रक्त है, जबकि इसमें क्या होती है, मैक्सिमम ऑक्सीजनित रक्त होते हैं, ऑक्सीजनित रक्त फ्लो करती है ये वाली। तो ये मेरे ख्याल से समझ आया होगा, है ना, डबल सर्कुलेशन है ये, है ना। उसके अलावा और आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको देखते हैं। अ डायग्राम ऑफ अ सेक्शन ऑफ ए एल्वोलस विद अ पल्मोनरी कैपिलरी। देखो क्या होती है, ये एल्वोलाई है, एल्वोलाई का डायग्राम है। एल्वोलाई में यहाँ पर ब्लड वेजल्स है, तो ब्लड वेजल्स में यहाँ पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लगे हुए रहते हैं। मतलब बोला जाए कि एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेजल्स नाम की क्या है, यहाँ पर एक लेयर है किसकी, ऊतक की। और यहाँ पर सब ब्लड ट्रेवल कर रही है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब ट्रेवल कर रही है। यहाँ से क्या आया है, ऑक्सीजन, उसको इधर आना है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको उधर जाना है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बना रही है ये। तो स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वोलाई की वाल में है, और ये क्या बनाती है, ये पहला लेयर बनाती है, मतलब एयर यहाँ से होकर पास आउट होंगे पहले। तो बीच में क्या रहती है, बेसमेंट सब्सटेंसेस, मतलब बीच में एक खाली जगह है इन दोनों के बीच में। और उसके बाद में तीसरा नंबर में क्या है, एंडोथीलियम। तो कुल मिलाकर बोला जाए तो ये तीनों लोग हैं। फिर भी यहाँ पर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है, मतलब बोला जाए कि विसरण झिल्लिका की मोटाई, है ना, विसरण झिल्लिका की मोटाई क्या होती है, विसरण झिल्लिका की मोटाई कितनी होती है, तो यहाँ पर 1 mm से कम होती है। यहाँ पर कितने mm से कम होती है, 1 mm से कम होती है। ये बात हमें जानना है, ठीक है। ये समझ गए, ये रेड ब्लड सेल है ना। तो रेड ब्लड सेल है ना, ब्लड कैपिलरीज, रेड ब्लड सेल, ये सब चीज हम लोग जान गए। अगला हमें जानना है किसके बारे में, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। तो देखो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होती है, तो देखते हैं। ये वाला जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें सिग्मॉइड टाइप का कर्व बनते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में परसेंट सेचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन ये दिया है। मतलब ये है कि हम जानते हैं एक हीमोग्लोबिन जो रहती है कितने 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ती है। तो भाई सीधी सी बात है, इसको यदि एक ही बस ऑक्सीजन मिलेगा, है ना, एक एचबी को एक ऑक्सीजन मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, HbO2 बनाएगा। मतलब कितना परसेंट सेचुरेशन हो जाएगा, 25% सेचुरेशन। यदि इसको 2 मॉलिक्यूल आप मिलेंगे तो कितना परसेंट सेचुरेशन हो जाएगा, 50%। यदि इसको 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे तो कितना परसेंट, 75%। यदि इसी को क्या मिल जाएगा, HbO8, मतलब बोला जाए तो ये 100% सेचुरेशन दिखाई देगी। लेकिन 100% सेचुरेशन होता नहीं है, थोड़ा सा कम होता है। तो देखें यहाँ पर सिग्मॉइड कर्व है, तो धीरे 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 क्या होता है, हीमोग्लोबिन जैसे ही ऑक्सीजन को पकड़ता है तो ऐसे कर्व बनते, पहले शुरुआत में धीरे होता है,
है ना। यदि 25 पैसा देते रहेंगे किसी को तो थोड़ा आराम से लेगा, लेकिन 50 पैसे देंगे तो जल्दी ले लेगा, 75 देंगे जल्दी ले लेगा, और 100 देंगे तो और जल्दी ले लेता है। तो तेजी से बढ़ती है ग्राफ, शुरुआत में धीमी रहती है, ये बात जानना है। अब देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं इससे। तो एक बार क्या होता है, ये राइट शिफ्ट करती है ये ग्राफ, और एक बार क्या करती है, लेफ्ट शिफ्ट करती है। तो राइट शिफ्ट वाले में याद रखेंगे, राइट से याद रखेंगे कहाँ पर, ये टिश्यू में होती है, और टिश्यू का कंडीशन हम जानते हैं क्या, PCO2 कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और H+ ज्यादा रहता है P, है ना इसमें, और टेम्परेचर भी क्या रहती है, ज्यादा, और उसके अलावा pH क्या रहते हैं यहाँ पर, कम, मतलब ऑक्सीजन PO2 क्या रहती है, कम। तो टिश्यू में जब भी टिश्यू वाली बात आती है तो ऐसे राइट शिफ्ट कब होगा वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो राइट शिफ्ट कब होता है ये, जब ये टिश्यू टिश्यू के याद रखेंगे, और टिश्यू में ये सब कंडीशन होती है। जबकि ये लेफ्ट शिफ्ट कब होती है, जस्ट रिवर्स। तो जस्ट रिवर्स कैसे, तो PO2 ज्यादा, तो उसमें क्या हो जाएंगे, PCO2 कम हो जाएंगे, और उसकी वजह से H+ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कम रहेगा, और उसके अलावा पीएच यहाँ पर क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व वाला जो है यहाँ पर, वो राइट शिफ्ट कब होता है, जब टिश्यू वाले कंडीशन रहते हैं तब, और लेफ्ट कब शिफ्ट होता है, जब एल्वलाई वाला कंडीशन रहता है तब होते हैं। और ज्यादातर जो इन्फेंट होते हैं, नवजात, उसमें राइट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट रहता है ग्राफ जो है ऐसे, ठीक है। तो याद रखना, क्योंकि बहुत बार बार ब्रीथिंग करते रहता है, ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन लेते रहता है, इसीलिए तो याद रखेंगे, और इससे पूछते रहते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं हम, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर का। यहाँ पर दिए है ना, डायग्राम दिया गया है जिसका, आरबीसी ऐसे दिखाई देती है, प्लेटलेट्स है ये, है ना, और इओसिनोफिल है, और ये सब क्या है पूरे, ये WBC है पूरे। तो 3 चीजें होती है ब्लड में, एक आरबीसी होती है, एक प्लेटलेट्स होती है, एक WBC में इओसिनोफिल ऐसे दिखाई देता है, बेसोफिल ऐसे दिखाई देते हैं, न्यूट्रोफिल है ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है। तो ये वाली देखो, ये वाली क्या है, टी लिम्फोसाइट है, और ये वाली क्या है, बी लिम्फोसाइट है। तो दोनों को मिलाकर हम लोग लिम्फोसाइट को ही बोलते हैं, लिम्फोसाइट। तो डायग्राम देके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, BCD देके, है ना, इसमें बहुत बड़ा चीज नहीं है, डायग्राम को देख के बताना है हमें। उसके बाद देखें, ब्लड ग्रुप डोनेटिंग सिस्टम में ये फ्लो चार्ट है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करते, इसको करते हैं। सेक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट के बारे में जानते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। देखो, ये वाला डायग्राम जो दिखाई दे रहा है, एओर्टा है। एओर्टा कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलते हैं, एओर्टा। और एओर्टा निकलने के बाद में बहुत सारे ऐसे जो ब्रांचेस बनाए हैं ना, वो क्या है, आर्टरीज है। तो अलग अलग जगह में जाती है आर्टरी, तो ये है। ये वाला डायग्राम जो है क्या है, पल्मोनरी आर्टरी का डायग्राम है, और ये क्या है, पल्मोनरी वेन का। पल्मोनरी आर्टरी को ब्लू कलर का क्यों दिखाया है, क्योंकि मैक्सिमम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। जबकि पल्मोनरी वेन को क्यों रेड कलर का दिखाया, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। बाकी ये वाला जो है लेफ्ट एट्रियम है ना, और इधर होंगे कौन से, राइट एट्रियम, ऊपर वाले चेम्बर, और उसके अलावा नीचे की ओर वाले चेम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल्स है इधर वाली, और इधर वाली क्या है, राइट वेंट्रिकल्स। इसमें इन दोनों के बीच में, है ना, कहाँ पर, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या रहते हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में यहाँ पर क्या रहता है, ट्राइकस्पिड वॉल रहते हैं। जबकि यहाँ पर क्या रहता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में बाइकस्पिड वॉल, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल। इसको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, याद रखना है कि बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड को याद ही रख लेना है। राइट तरफ क्या रहती है, ट्राइकस्पिड, जबकि लेफ्ट तरफ बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल रहते हैं, बात हमें जानना है, ठीक है, हो गया। इसके अलावा और भी बात है इसमें क्या, तो देखते हैं। एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कौन सा, SA नोड। तो SA नोड जो होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेस मेकर। क्यों, क्योंकि यही क्या करता है, आवेग उत्पन्न करता है, आवेग उत्पन्न करता है, आवेग उत्पन्न करता है। और आवेग की दिशा कैसे होती है फिर, तो ये SA नोड होती है, से जाती है कहाँ पर, AV बंडल में, है ना, AV बंडल से जाती है AV नोड में, AV नोड से होकर जाती है कहाँ पर, पुरकिंजे फाइबर्स में, फिर हो जाती है बंडल ऑफ हीज में जाती है पहले, उसके बाद में, है ना, बंडल ऑफ हीज, फिर उसके बाद में जाती है पुरकिंजे फाइबर्स में। तो ये डायरेक्शन होता है आवेग का, तो आवेग उत्पन्न करती है, यही कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेस मेकर। तो ऐसे नोड होती है राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में, और राइट एट्रियम के लेफ्ट अपर कॉर्नर में, लेफ्ट लोअर कॉर्नर में रहती है कौन सी, तो यहाँ पर रहती है AV नोड। AV नोड ये भी इम्पल्स जनरेट करती है, लेकिन
ये 40 बीट करती है, जबकि ये वाली कितनी करती है, 72 बीट पर सेकेंड। 40 से पर मिनट है ना, पर सेकेंड पर मिनट। यहाँ पर 70 से 75 रेंज दिया है, और ये वाली करती कितनी है, 40 बीट पर सेकेंड पर मिनट, पर मिनट। ठीक है, ये सब चीज हो गया। ये बंडल ऑफ हीज है। बंडल ऑफ हीज के बाद में यहाँ से ऐसे पुरकिंजे फाइबर ऐसे निकले हुए रहते हैं पूरे, ये पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं। एक चीज और दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, क्या, तो यहाँ पर दिखाई दे रही है कौन सी, और तो यहाँ पर है एक चीज कॉर्डा टेंडिनी। तो देखो कॉर्डा टेंडिनी क्या होती है, पहले बात तो भाई ये वेंट्रिकल्स बस में है, वो बात याद रख लेना, वेंट्रिकल्स में है ये कॉर्डा टेंडिनी। देखो इधर की ओर भी कॉर्डा टेंडिनी है, ये भी कहाँ पर ही है, वेंट्रिकल्स में ही है, एट्रियम में नहीं। देखो इन लोग एट्रियम है दोनों, यहाँ पर नहीं रहता, इधर ही रहता है, क्योंकि ये बड़े खोखले होते हैं, इसीलिए इनको पिचकने से बचाने के लिए कॉर्डा टेंडिनी होती है। मतलब वो रहता है ना जैसे स्प्रिंग वाला, ऐसे बच्चे लोग उसमें कूदते हैं फिर से ऊपर चले जाते हैं, तो ये जो रहती है खोखली खाली होती है, तो खाली होती है फिर से वापस रिटेन हो जाती है, फिर खाली होती है फिर रिटेन कर देती है, तो कॉर्डा टेंडिनी उसी से बचाती है, पिचकने से इसके। ठीक है, तो ये पूरा हार्ट का डायग्राम है। और आगे देखते हैं, ईसीजी का डायग्राम देखते हैं, ईसीजी। तो ईसीजी में देखें, देखो ये पी है ना, ये क्यू आर एस टी, ये तो हम लोग भी जानते हैं, दिखाई भी दे रहा है ना। तो पी क्यू आर एस टी, तो इसका मतलब क्या है, तो पी जो रहती है ये बताती है एट्रियल सिस्टोल को, मतलब 0.1 सेकेंड के लिए, मतलब बोला जाए कि एट्रियल डीपोलराइजेशन को बताती है, पोलराइजेशन मतलब आलिंद के विध्रुवण को बताती है पी तरंग, जबकि क्यू आर एस किसको बताती है, तो निलय के विध्रुवण को बताती है, निलय के विध्रुवण को बताती है, विध्रुवण। तो कौन कौन, क्यू आर एस, उसमें भी क्यू क्या है, तो ये प्रकुंचन का द्योतक होता है, प्रकुंचन का द्योतक मतलब सूचक, द्योतक होता है। प्रकुंचन का मतलब ये क्या करती है, वेंट्रिकल के सिस्टोल को बताती है, वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब बोला जाए कि वेंट्रिकल जो है ना ऐसे होती है संकुचित, उसको बताती है 0.3 सेकेंड के लिए, इसीलिए ये थोड़ा शार्प बनती है। तो ये वाला डायग्राम है इसका। उसके अलावा टी तरंग, तो टी वेव या टी तरंग किससे बनती है, तो ये बनती है किसके, निलय के पुनः ध्रुवण से बनते, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, पुनः ध्रुवण, या इंग्लिश में बोले तो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल से बनती है, ये बात हमें जानना है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी तरंग क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको हमें जानना है इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है, उसके अलावा अभी डबल सर्कुलेशन बताया था, वही वाली चीजें हैं ये, सेम टू सेम। हमें यहाँ पर एक चीज और जान लेना है, क्या, यहाँ पर दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब बोलते हैं दैहिक परिसंचरण, और दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब बोला जाए तो ये क्या है, तो ये होती है फुफ्फुसी परिसंचरण, जबकि ये क्या है, दैहिक परिसंचरण। तो देखो दैहिक में क्या होती है, तो यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी और कहाँ पर जाएगी, ऑर्गन या टिश्यूओं में जाएगी, और टिश्यू से वो निकल के जाएगी किसमें, मतलब ऐसे है ये क्रिस क्रॉस, ऐसे और ऐसे, तो ये निकल के जाएगी कहाँ पर, राइट एट्रियम में चली जाएगी, यहाँ से पूरा ब्लड जो है यहाँ तक, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। जबकि पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ है, तो ये राइट वेंट्रिकल से शुरू होती है और वो जाती है कहाँ पर है, लंग्स में, तो लंग्स में जाती है और लंग्स से होकर फिर से किसमें आती है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाती है। तो कुल मिलाकर पल्मोनरी सर्कुलेशन ऐसी है, जबकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऐसी है, तो याद रखना है इसको। और बाकी ये दो डायग्राम और दिखाई दे रहे हैं, वेन्स है, वेन्स में ल्यूमेन, देखो ल्यूमेन जो है ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, जबकि इस आर्टरी में ल्यूमेन क्या होती है, कम सक्रिय होती है, ल्यूमेन का मतलब खाली जगह। ठीक है, और यहाँ पर स्मूथ मसल्स रहते हैं, है ना, याद रखना है। और ये क्या होती है, कैपिलरीज, ये वाली देखो डायग्राम जो है कैपिलरीज का डायग्राम है। अगला देखें, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, इसको बचपन से बनाते आ रहे हैं, क्लास 10 से, है ना। एड्रिनल ग्लैंड होती है दोनों किडनी के पास में, एक जोड़ी एड्रिनल ग्लैंड होती है, दो होती है। रीनल आर्टरी है, इधर आर्टरी है ना गई हुई है अंदर, और यहाँ से जो निकलती है वो क्या है, वेन निकलती है। कोई भी ऑर्गन में जो जाती है वो आर्टरी निकलती है, वो क्या होती है, वेन होती है, सीरा। ठीक है, दो किडनी है। अब बताओ इसमें राइट किडनी कौन है और लेफ्ट किडनी कौन है, तो भाई ये वाले लोग राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट किडनी है, जबकि ये वाली क्या है, राइट किडनी है, ये राइट किडनी। तो बोलोगे तो इधर राइट हैंड है, तो ऐसे हम लोग बताते हैं इसको, है ना, मतलब इधर राइट है उधर क्या है, लेफ्ट है। ठीक है, तो ये हो गया।
उसके अलावा देखो इंफीरियर वेना केवा है। इंफीरियर वेना केवा का मतलब बॉडी के लोअर पार्ट से पूरे ब्लड को लेके कलेक्ट करके लेके जाके राइट एट्रियम में छोड़ देती है, वेना केवा होती है। ठीक है, यहाँ पर एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो क्या है, पेल्विस, रिनल पेल्विस बोलते हैं इसी को। बाकी इधर वाली जो जगह होती है अंदर वाली, वो कौन सी होती है, मेडुला। जबकि इसके बाहर वाली जो जगह होती है वो क्या होती है, कॉर्टेक्स। बाहर वाली जगह क्या है, कॉर्टेक्स, जबकि अंदर वाली जगह क्या होती है, मेडुला होती है। ठीक है, डोर्सल एवोटा, एवोटा जो है पीछे की ओर पृष्ठीय एवोटा होते हैं, ये जो सीधे आए हुए रहते हैं कहाँ से, तो ये आए हुए रहते हैं हार्ट से। यूरेटर, यूरेटर होती है, इसकी संख्या कितनी, 2 होती है। यूरेटर का मतलब मूत्र मार्ग होती है, मतलब ये पाइपलाइन है। और एक आके यहाँ पर ऑब्लिक खुली हुई रहती है, ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, तिरछा, ऐसे तिरछा खुले हुए रहते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर में आके क्या हो जाती है, यूरिन जमती है ना, मतलब पहले रुकी हुई रहती है, फिर यूरेथ्रा के द्वारा बाहर हो जाती है। तो ऐसे सीक्वेंस में इसको याद रख लें। इस डायग्राम को यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम है ये। एक किडनी का डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, तो देखते हैं भाई। आर्टरी जो है ना अंदर जाती है, आर्टरी और वेन तो रहेंगे, कोई भी ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं आर्टरी और वेन रहती है। ये आर्टरी है, दूसरा वेन है बाहर निकलती हुई। क्योंकि किडनी है इसीलिए इसका स्पेशल नाम दे दिए है, रिनल वेन और रिनल है ना, आर्टरी और रिनल वेन। ठीक है, इसके बाद जो पहला स्ट्रक्चर आता है ना, इसके अंदर में जैसे हम जाते हैं, इन लोग कहाँ से घुसती है, पहले बात तो ये भी याद रखना है। तो हाइलम नाम का एक छिद्र रहता है यहाँ पर, हाइलम द्वारा अंदर आती है। इस हाइलम से होता हुआ अंदर आएगी, और पहला एक कप शेप्ड जो दिखाई दे रही है ना, वो कप शेप्ड है, तो वो क्या होती है, रिनल पेल्विस होती है। रिनल पेल्विस का कैसे दिखती है, ऐसे कप शेप्ड ऐसे दिखाई दे रही है, उल्टे कप के आकार के ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकला हुआ है, प्रोजेक्शन निकला हुआ रहता है, प्रोजेक्शन निकला हुआ रहता है। इस प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन को कैलिक्स बोलते हैं। और कैलिक्स से निकला हुआ रहता है मेडुलरी पिरामिड। तो कैलिक्स के ऊपर में क्या रहता है, मेडुलरी पिरामिड। इसके ऊपर में मेडुलरी पिरामिड है, मतलब देखा जाए तो सबसे पहला कौन सा आता है, रिनल पेल्विस, दूसरा कैलिक्स आता है, तीसरा मेडुलरी पिरामिड। और इन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में एक जगह होती है जिसको रिनल कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं, बर्टिनी के स्तंभ, बर्टिनी के क्या, स्तंभ, बर्टिनी के स्तंभ है। ठीक है, कौन, ये रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, दो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में रहती है ये। बाकी आउटर वाली को तो बता दिया, कॉर्टेक्स होती है। और ये जिसके द्वारा वो घिरी हुई रहती है वो रीनल कैप्सूल होती है, बाहर की ओर में ऐसे एक लेयर होते हैं, पेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं। एक तरफ ऐसे पूरे सर्कुलेट होते हैं, ये वाली तरफ नहीं होता, कुछ जगह छूटा हुआ रहता है। बाकी फिर यहाँ से निकलने वाली स्ट्रक्चर कौन होती है, यूरेटर। तो इसको याद रखने का अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले रिनल पेल्विस को याद रखो पहले नंबर में, दूसरे उसी से कैलिक्स निकलती है, कैलिक्स से निकलता है मेडुलरी पिरामिड। और इसमें जो बहुत सारे ऐसे आए हुए हैं ना, इन लोग क्या है, इन लोग कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, अगला डायग्राम देखते हैं हम लोग इसका, नेफ्रॉन का। ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का हम लोग डायग्राम देख रहे हैं। नेफ्रॉन में क्या होता है, इसके पार्ट्स के बारे में पहले जानना है, तो पहले नेफ्रॉन के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो कप शेप्ड दिखाई देता है वो क्या है, बोमेन कैप्सूल, ये वाला। बोमेन कैप्सूल के बाद में पहला नंबर का जो कॉन्वोकुलेटेड, मतलब है ना, ऐसे 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 टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, वो क्या होता है, पीसीटी, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोकुलेटेड ट्यूब्यूल्स, मतलब समीपस्थ कुंडली नलिकाएं होती है। क्या होती है, समीपस्थ कुंडली नलिकाएं। और उसके बाद ये नीचे की ओर जाती है, तो नीचे की ओर जो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। तो जब नीचे की ओर जो जाते रहते हैं उसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जबकि ये ऊपर की ओर जो जाती है उसको बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो हेनले के लूप में दो भुजाएं, एक इधर की ओर और एक ऊपर की ओर जो जाती है। ठीक है, उसके बाद में एक चीज और आता है, क्या, ये डीसीटी है। अगला क्या है, डीसीटी। डीसीटी मतलब इसके बाद वाली जो आगे की ओर बढ़ती है वो डीसीटी संरचना होती है। पहला बोमेन कैप्सूल, दूसरा लूप ऑफ हेनले, तीसरा है ना, मतलब पहला बोमेन कैप्सूल, दूसरा पीसीटी है, तीसरा लूप ऑफ हेनले है, और चौथा कौन सा है, डीसीटी। ठीक है, और बाद में फिर और क्या आता है इसमें, और भी ये क्या है, तो ये वाली को देखते हैं हम लोग। तो देखें, इसमें एफरेंट आर्टरियोल है, मतलब आर्टरी अंदर आती है और बहुत सारे ब्रांचेस में और टूटती है, क्योंकि 10 लाख नेफ्रॉन है एक किडनी में, दोनों किडनी में 20 लाख नेफ्रॉन। तो एफरेंट आर्टरियोल और भी टूटती है ना, छोटे छोटे छिद्रों में, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल। और यहीं पर एक गुच्छा बनाती है, और इसी गुच्छे को हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, गुच्छा। अब ये ग्लोमेरुलस है ना, पूरा यहाँ पर गुच्छा बना के फिर से निकलता है, तो निकलने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ई फ्रेंड बोलते हैं। आने वाले को ए फ्रेंड, जाने वाले को ई फ्रेंड।
यही इफरेंट आर्टेरियोल पूरे इस पीसीटी में क्या होता है, लिपटता है, और लिपट के इस लूप ऑफ हेनले के समानांतर चलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। मतलब ब्लड की कैपिलरीज ही होती है वासा रेक्टा, है ना, कोई अलग चीज नहीं होता। उसके अलावा और देखें, ये कलेक्टिंग डक्ट, तो एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता ये, है ना, कई नेफ्रॉन का पार्ट होता है, दूसरे और नेफ्रॉन आए रहते हैं, दूसरे और तीसरे नेफ्रॉन का, है ना, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ रहता है, डीसीटी वाला पार्ट जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में मेल्फिगियन बॉडीज के बारे में, रीनल कॉर्पसल्स। तो देखो क्या होता है, मेल्फिगियन बॉडी कौन बनाते हैं, तो जो ये ग्लोमेरुलस होती है ना, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल, ये दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, मेल्पिघियन, मेल्पिघियन काय या मेल्पिघियन बॉडी भी बोलते हैं, वो बनाते हैं दोनों लोग। ठीक है, तो ये डायग्राम है उसका। उसके अलावा अगला डायग्राम देखते हैं, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मेजर सब्सटेंसेस एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, है ना। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखें, ये पीसीटी में क्या क्या चीजें होती है और डीसीटी में क्या क्या चीजें होती है, उस दोनों को जानते हैं। तो देखना, पीसीटी का ये पूरा भाग पीसीटी है, इसमें, है ना, यहाँ पर बाइकार्बोनेट और यहाँ पर NaCl न्यूट्रिएंट वगैरह एब्जॉर्प्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब इस जो छना हुआ भाग है ना, छनित्र भाग, उससे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और एब्जॉर्प्शन होकर कहाँ पर मिल रहा है, तो भाई यहाँ पर तो ब्लड जा रही है, तो ब्लड में डालते हैं, सीधा सीधा बात। तो इसका क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन H प्लस और NH3 जो है, ये जो खाली जगह है ना यहाँ पर इंटरस्टिशियल मीडियम, उसमें से ट्यूब्यूल्स में जा रही है, ट्यूबुलर सिक्रीशन के द्वारा यहाँ पर जा रही है। क्यों, इनको बाहर होना है, इसीलिए इसमें जा रही है, तो उसको ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं। अमोनिया और क्या है, H प्लस। देखो, याद रखने का अच्छा तरीका है, इस साल पूछा भी था नीट ने 25 में, याद रखने का अच्छा तरीका H प्लस NH3 है, इधर भी H प्लस ही है, लेकिन NH3 की जगह में क्या है, यहाँ पर K प्लस। तो H प्लस दोनों जगह सेम है, यहाँ पर NH3 है, यहाँ पर K है, बस। ठीक है, जबकि यहाँ पर K कैसा था, ये तो एब्जॉर्ब हो जा रहा था। यहाँ से देखिए NaCl H2O और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में तीन चीजें एब्जॉर्प्शन होती है, जबकि K प्लस H प्लस जो है ये फिल्ट्रेट से होता हुआ इसको बाहर करना है, इसलिए ट्यूबुलर सिक्रीशन द्वारा, है ना। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन हो रही है, और यहाँ पर सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन नहीं होती, यहाँ पर ना एब्जॉर्प्शन ही होगी, मतलब यहाँ पर अवशोषण होगा, लेकिन यहाँ पर सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होते हैं, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्यों, ये दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर चयनात्मक अवशोषण होता है, चयनात्मक का मतलब जरूरत है तब एब्जॉर्ब करेगा, जरूरत नहीं है तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ये बात याद रखना है। उसके अलावा देखो, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और हम जानते हैं डिसेंडिंग वाला वाटर के लिए क्या रहता है, परमिएबल, और NaCl के लिए क्या रहता है, इम्परमिएबल, जबकि असेंडिंग वाला NaCl के लिए क्या रहता है, परमिएबल, जबकि H2O के लिए क्या रहता है, इम्परमिएबल रहता है ना। तो ये बात हमें जानना है। बाकी मेडुला में जो इंटरस्टिशियल मीडियम जो होती है, मेडुला में NaCl और यूरिया, दोनों लोग ही क्या करते हैं, प्लस माइनस आयन को बैलेंस बना के रखते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस, मतलब इन लोग परासरण संतुलन बना के रखते हैं दोनों लोग। ठीक है, तो ये है पूरा डायग्राम में, है ना, आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला डायग्राम दिया है एनसीईआरटी ने, काउंटर करेंट मैकेनिज्म का दिया है ना। मतलब इसमें क्या होती है, जो छनित्र रहते हैं, छनित्र का मतलब जो फिल्ट्रेट रहते हैं, वो कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट या सांद्रता को प्राप्त करते हैं, तो वो जानना है हमें। तो पहले बात, तो इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, याद रखना, तो वासा रेक्टा इन्वॉल्व होती है ना, और नेफ्रॉन के कौन सा, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, दोनों क्या होती है, इन्वॉल्व। तो देखो, ये नेफ्रॉन का पार्ट है, तो ये वाली कौन सा है, लूप ऑफ हेनले है, ये लूप ऑफ हेनले है, और लूप ऑफ हेनले का कौन सा वाला पार्ट है, तो ये है डिसेंडिंग वाला पार्ट, जबकि ये वाला क्या पार्ट है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। अब देखो, यहां से फिल्ट्रेट आ रहा है, फिल्ट्रेट आ रहा है, इधर से और फिल्ट्रेट आ रहा है, शुरू में ये 300 मिली ऑस्मोल था, और लास्ट में ये कितना हो गया, 1200 मिली ऑस्मोल। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या होती है, वाटर जो रहती है वो क्या रहती है ना, यहाँ से वाटर परमिएबल रहती है, इसलिए वाटर निकल जाती है, NaCl नहीं निकल पाता, जबकि यहाँ से क्या होती है, NaCl निकलता है, वाटर नहीं निकल पाती, तो जितना इधर से कम हुआ रहता है उतना इधर से फिर से क्या हो जाता है, इतना फिर से 300 मिली ऑस्मोल हो जाता है, लेकिन इस बारी पानी की मात्रा कम हो जाती है उसमें, फिल्ट्रेट में। तो ये क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो यही कारण है कि क्या,
तो हम जानते हैं कि सांद्र यूरिन ही पास आउट होता है, यूरिन पास आउट मतलब देखा जाए कि एक स्वस्थ मनुष्य सांद्र यूरिन पास आउट करता है कितना, तो 1/4 सांद्रता होती है। मतलब बोला जाए कि 1 लीटर पानी पिएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 250 ml ही यूरिन बनेगा, बाकी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, लूप ऑफ हेनले। अब इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे उठा कर रखेंगे, तो उसी को हम लोग इधर रख दिए। तो बताओ ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले था, तो बताओ ये वाला क्या हो जाएगा, ये इसका डिसेंडिंग था, तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो ये वाला उसका क्या हो जाएगा, असेंडिंग। ये वाला क्या हो जाएगा, है ना, ये वाला क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग, और ये वाला क्या हो जाएगा, असेंडिंग। मतलब ये ऐसे है इधर, मतलब जिसमें इसमें रिवर्स चलता है, मतलब एक इधर से ऐसे जाते हैं, तो वासा रेक्टा वाले में देखो ये इधर से इधर आ रहा है, मतलब ये इसमें लूप ऑफ हेनले में इधर से इधर जा रहे हैं, तो उसमें इधर से उधर आ रहा है। और वासा रेक्टा क्या कौन से शेप्ड का रहता है भाई, याद रखना, यू शेप्ड। जबकि लूप ऑफ हेनले कैसे रहती है, हेयर पिन शेप्ड, हेयर पिन शेप्ड रहती है। ये बात भी हमें जानना है। तो यही वही डायग्राम है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो बता सकते हैं एकदम इजिली, है ना। इसमें कितने मिली ऑस्मोल है, नीचे की ओर आते जाते हैं तो ऑस्मोलिटी बढ़ते जाती है, बस ये बात याद रखना है। इसमें भी वही है, नीचे की ओर आ रहे हैं तो ऑस्मोलिटी बढ़ती जाती है। अगला डायग्राम देखते हैं, ये है मसल्स, सेल का डायग्राम, मसल फाइबर्स वगैरह के बारे में बताए हैं, है ना। देखो अभी क्या है, हम सबसे छोटे चीज से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्या है, मसल सेल्स है हमारे पास में, जिसका नाम क्या है, मसल फाइबर भी बोलते हैं इसी को। अब इसके जो आउटर बाउंड्री होती है ना मसल सेल के, तो हम लोग तो सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सार्कोलेमा बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन नहीं बोलते, सार्कोलेमा बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये क्या हुआ, एक बंडल बनाया है, बहुत सारे ऐसे बेलनाकार होते हैं, ऐसे बहुत सारे बंडल, और बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, मसल बंडल, या इसको फेसिकल्स बोलते हैं। फेसिकल्स या मसल बंडल दोनों एक ही नाम है उसी का। अब ये क्या है, ये वाला पूरा मसल बंडल है, एक और मसल बंडल है, एक और मसल बंडल, ऐसे मसल बंडल बहुत सारे हैं। तो सबको एक साथ मिलाकर हम लोग बोलते हैं क्या, तो फैसिया बोलते हैं इसको। तो डायग्राम है मसल्स का, यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया गया है वो सार्कोमियर का डायग्राम है। देखें ये वाला जो है क्या है भाई, ये मायोसिन फिलामेंट है ये, और ये वाले लोग क्या है, एक्टिन फिलामेंट। क्योंकि इन लोग आइसोमेट्रिक होते हैं इसीलिए इसको आई बैंड भी बोलते हैं, और इन लोग एन आइसोमेट्रिक होते हैं इसीलिए इसको ए बैंड भी बोलते हैं। क्योंकि ये डार्क कलर का दिखाई देता है और ये क्या होते हैं, लाइट कलर के रहते हैं, लाइट। ठीक है, यहाँ पर देखें ये आई बैंड है, और यहाँ पर क्या है, इधर भी आई बैंड है, ये वाली भी आई बैंड है। तो दो आई बैंड के बीच में, है ना, एक एक आई बैंड के बीच में एक लाइन होती है जिसको हम लोग जेड लाइन बोलते हैं। इसके बीच में भी एक लाइन है, ये वाली ए लाइन भी क्या है, जेड लाइन। तो दो, मतलब ये आई बैंड है तो उसके बीच में भी क्या रहती है, जेड लाइन रहती है आई बैंड के बीच में। जबकि ये ए बैंड है, ए बैंड के बीच में क्या रहती है, एम लाइन रहती है। एम लाइन कहाँ पर रहती है, ए बैंड के बीच में। और जहां पर ए बैंड, आई बैंड ए बैंड को ओवरलैप नहीं करती, देखो ये वाला आई बैंड है यहाँ तक, ये वाला आई बैंड है यहाँ तक, और इस जगह को ओवरलैप नहीं कर रही। देखो ये पूरा क्या है, ए बैंड है, इसी को ओवरलैप कर रही है आई बैंड, और ये भी ओवरलैप कर रही है, लेकिन इस जगह को नहीं करती। तो जिस जगह को नहीं करती वो एच जोन है। और दो जेड लाइन के बीच की दूरी क्या कहलाती है, सार्कोमियर। तो सार्कोमियर कहलाती है, जो दो जेड लाइन के बीच की दूरी क्या कहलाती है, सार्कोमियर कहलाती है। ये संकुचन की इकाई होती है, ये कौन, सार्कोमियर। तो बात जानना है हमें। ठीक है, तो ये डायग्राम है उसी का। अगला डायग्राम देखते हैं, देखिए एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट के डायग्राम दिया गया है ना। इसमें क्या है, ट्रोपोनिन है, और ट्रोपोनिन देखो नियत अंतराल में पाई जा रही है। तीन प्रकार की होती है, टीपीसी, टीपीटी और टीपीआई। टीपीआई, ये तीन प्रकार के ट्रोपोनिन होते हैं। और यहाँ पर उसके ही समानांतर चलती है एक चीज और, जिसको हम लोग ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं। बाकी ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं ना, जी एक्टिन होती है, इसी जी एक्टिन से मिलकर क्या बनते हैं, एफ एक्टिन बनते हैं। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, ये कौन सी प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है, जी से मिलकर, ये बहुलक है, ये एकलक होती है। ये क्या है, एक्टिन का डायग्राम, ये मायोसिन का डायग्राम है। देखो एक्टिन बाइंडिंग साइट है ऊपर की ओर में, इधर की ओर में क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट है। एटीपी यहाँ पर बनता है जिस टाइम में मसल कॉन्ट्रेक्शन होते हैं,
और एक्टिन यहाँ पर बाइंड होता है जिस टाइम में कैल्शियम मिलते हैं किसको, ट्रोपोनिन को। तो यहाँ पर एक क्रॉस आर्म बनती है, ये इसका हेड वाला पार्ट होता है, जबकि ये वाला इसका टेल वाला पार्ट होता है। टेल वाला हल्का होता है इसलिए इसको LMM भी बोलते हैं, जबकि हेड वाला क्या होता है, हैवी, इसीलिए HMM भी बोलते हैं, मतलब हैवी मेरोमायोसिन। और ये क्या है, लाइट मेरोमायोसिन बोलते हैं। ठीक है, मसल कॉन्ट्रेक्शन के टाइम में क्रॉस ब्रिज बनने का डायग्राम है। तो देखिए एक्टिन फिलामेंट क्या होती है, यहाँ पर देखो ये मायोसिन फिलामेंट से ऊपर की ओर है, लेकिन जिस टाइम में संकुचन होता है उस टाइम में यहाँ पर एटीपी है ना, नीचे में एटीपी बाइंडिंग साइट, अभी देखिए एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग होगा, यहाँ पर एक्टिन बाइंडिंग होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट में। तो जैसी बनती है देखो ये आगे की ओर बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्रॉस ब्रिज बनता है, मायोसिन के हेड में एक्टिन आके बाइंड हो जाती है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। उसके बाद में ये क्या होता है, आगे की ओर ऐसे बढ़ रही है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये पीछे की ओर में आ रही है। एक्टिन फिलामेंट जो है उसकी लेंथ चेंज होती है, जबकि मायोसिन फिलामेंट के कोई भी लेंथ में परिवर्तन नहीं होता, यहाँ पर स्लाइडिंग या रोटेशन होता है। जैसे हम लोग ये कंट्रेक्शन कर रहे हैं तो ऐसी टाइप की स्ट्रक्चर हो रही जिस टाइम में कॉन्ट्रेक्शन होता है उस टाइम में। फिर उसके बाद में वापिस से कॉन्ट्रेक्शन से रिलैक्स कर देते हैं, तो ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज जो बनी हुई रहती है कॉन्ट्रेक्शन या संकुचन के समय में, वो क्या हो जाती है, वापिस अपने पोजीशन में आ जाती है, और एटीपी अपना अलग हो जाता है, एक्टिन फिर से अलग हो जाते हैं। तो ये पूरा डायग्राम है। क्रॉस ब्रिज कब बनती है पूछेंगे तो मसल कॉन्ट्रेक्शन के समय, लेकिन क्रॉस ब्रिज कब टूटती है पूछेंगे तो मसल से रिलैक्सेशन के समय में टूटती है क्रॉस ब्रिज, ये बात याद रख लेना। ठीक है, अगला डायग्राम देखते हैं, है ना, ये वाला जो फ्लो चार्ट दिया है इसमें क्या बताया है कि देखो रिलैक्स जब रहती है ना मसल, तो दो जेड लाइन जो रहती है उनके बीच का जो दूरी है वो क्या है, सार्कोमियर, यही संकुचन की इकाई बनाती है, सार्कोमियर। तो इसमें एच जोन क्लियरली दिखाई देगा, और बाकी है ना सब चीज क्लियरली दिखाई देंगे, ए बैंड सब। कॉन्ट्रेक्शन ये संकुचन हुआ, तो एच जोन है ना धीरे 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 क्या होते जाते हैं, कम, देखो यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखो कितनी चौड़ी है ये, यहाँ पर कम हो गई, यहाँ पर भी कम हो गई। अब जब मसल कॉन्ट्रेक्शन जब ज्यादा हो जाता है मैक्सिमम, तो देखो एच जोन है ना यहाँ पर क्या हो गए हैं, गायब हो गए, यहाँ पर से गायब हो गई, तो मसल कॉन्ट्रेक्शन हाई हो जाती है तो एच जोन गायब हो जाते हैं, बात याद रख लेना है। ठीक है, अगला देखें, ह्यूमन स्कल्स का डायग्राम है, तो इसको भी देखें। तो देखो हम जानते हैं ह्यूमन स्कल में 29 बोन होते हैं, तो देखो फ्रंटल बोन होती है एक, दूसरा पेराइटल बोन है, ये साइड साइड वाली इधर पेराइटल बोन रहती है, तो ये होती है दो। टेम्पोरल बोन है, इसकी भी संख्या कितनी होती है, दो। ऑक्सीपिटल बोन है, इसकी संख्या होती है एक। तो दो, दो चार, और एक पांच, और एक छह, छह लोग हैं यहाँ पर, है ना, वो क्या बनाए हुए हैं, ये छह लोग हैं यहाँ पर, पहले से लेकर कहाँ तक, फ्रंटल, और उसके बाद पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल है। उसके अलावा है ना ये कितने हो गए, 1 2 3 4। उसके बाद पांचवें नंबर को देखिए स्पिनेट बोन, ये भी एक होती है, एथेनेट बोन होती है एक। तो कुल मिलाकर बोला जाए कि पेराइटल, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्पिनेट और एथेमाइड मिलकर ही क्या बनाते हैं, क्रेनियम बोन बनाते हैं। और क्रेनियम बोन की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है क्रेनियम बोन, और इसी से मिलकर ब्रेन बॉक्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि हम स्कल का देख रहे हैं डायग्राम, तो 14 बोन होना चाहिए, तो हमारे पास 29 बोन होना चाहिए, तो अलग अलग और अंदर में रहती है फेसियल वगैरह। तो देखो यहाँ पर लिक्राइमल बोन होती है, इसकी संख्या दो, नेजल बोन होती है, इसकी संख्या भी दो, जाइगोमेटिक बोन होती है, इसकी भी संख्या दो, मैक्सिला होती है एक, है ना, मैंडिबल होते हैं एक, और मैक्सिला होती है दो, ऊपर में रहती है दो, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। और उसके अलावा और भी बोन्स रहते हैं अंदर में, ईयर ऑसिकल्स वगैरह, तीन तीन बोन वहां पर रहती है, तो 6 बोनों हो जाती है। हायर्ड बोन ये है, तो इसके मिलाकर कुल 29 बोन हो जाते हैं। तो यहाँ से डायग्रामेटिकली क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसे बना देंगे आराम से, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। वर्टिब्रल कॉलम को देखें, वर्टिब्रल कॉलम का फार्मूला हमें याद होना चाहिए, C70H20 एन L5 है ना, उसके बाद सैक्रम, उसके बाद कोकिक्स, तो ये 1 1 होती है, 1 फ्यूज्ड 1 फ्यूज्ड, कुल मिलाकर कितने बोन है, 26। ये फार्मूला है, करेक्ट फार्मूला को पूछ देते हैं वर्टिब्रल कॉलम का, तो यही आता है। तो सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या ऊपर की ओर 7 होती है, थोरेसिक वर्टिब्री की संख्या कितनी होगी, 12, लंबर वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है, 5, और उसके बाद में सैक्रम की संख्या कितनी होती है, 5 फ्यूज्ड रहती है लेकिन एक हो जाती है, और कोकिक्स की संख्या 4 फ्यूज्ड रहती है, एक हो जाती है। और इनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं, जहां पर क्या होती है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होते हैं, जो सेमी मूवमेंट करवाता है, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट होगा तो इसी के द्वारा होती है। अगला रिब्स का डायग्राम दिया, रिब्स केज का, उसमें देखिए रिब किससे मिलकर बनी रहती है, तो देखा जाए तो पहला स्टर्नम बोन रहती है वेंट्रल साइड में,
और उसके अलावा पीछे डोर्सल साइड में क्या रहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। साइड में कौन रहते हैं, तो साइड में रहती है रिब्स। तो रिब्स ही कितने टाइप के होते हैं वही बताया है। तो 7 जो होती है ट्रू रिब्स होती है, 1 से लेकर 7 क्या होती है, ट्रू मतलब सत्य पसलियां। जबकि 8वीं 9वीं 10वीं क्या होती है, 8वीं 9वीं और 10वीं क्या होती है, तो ये होती है फॉल्स। क्यों, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई रहती है, से जुड़ी, बट स्टर्नम से नहीं जुड़ी, से नहीं जुड़ी। तो इस टाइम में नहीं जुड़ी है, तो देखिए नहीं जुड़ी रहती तो क्या होगा, तो ये 7 नंबर से जुड़ती है, 7 नंबर से हाइलिन कार्टिलेज द्वारा से जुड़ती है। यही कारण कि इसको वर्टिब्रो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स भी बोलते हैं, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, या इसे को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स भी बोलते हैं। ये बात हमें याद रखना है, ठीक है। प्रो रिब्स जो दोनों तरफ जुड़े हुए रहेंगे, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम और आगे से स्टर्नम से। जबकि वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स है ना, इसका अलग नाम दिया गया है, इसको याद रखना, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स नाम के देंगे, फॉल्स नहीं पूछेंगे। वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स कौन है पूछेंगे, 7 8 9 को बताना ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 11वीं 12वीं तो फ्लोटिंग करते रहती है, पीछे से जुड़ी है वर्टिब्रल कॉलम से, सामने तरफ इसका टांग नहीं आया तो नहीं पहुंच पाई। अगला डायग्राम देखते हैं हम लोग। राइट पेक्टोरल गडल एंड अपर आर्म का दिया है, मतलब हाथ का। देखो इसमें क्लेविकल है एक बोन, इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, कॉलर बोन। इसी को हम लोग ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ब्यूटी बोन है ना। तो इसके 3 नाम है, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन। स्कैपुला होती है ट्राई, ये देखो ऐसे रहती है, ट्राइंगुलर शेप की स्कैपुला। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेरेंजिस। कुल मिलाकर कितनी होती है, 30। 2 हमारे हाथ है तो 60 हो जाती है, ठीक है। एकदम इजी है ये वाली तो। उसके अलावा देखिए ये इलियम है, और उसके बाद में क्या है, इलियम के बाद में इशियम है दूसरे नंबर में। ये पहला इलियम, दूसरा इशियम और तीसरा प्यूबिस होती है। ऐसे ही एक और इधर की ओर में रहते हैं, आधा इधर आधा उधर, है ना। और ये क्या है, सैक्रम। ये सैक्रम तो वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट होती है। यही तीनों मिलकर ही क्या बनाए हुए रहती है, कोक्सल बोन, यानी इसको कोक्सल बोन या हिप बोन भी बोलते हैं, इसको हिप बोन या कोक्सल बोन बोलते हैं, हिप बोन या कोक्सल बोन बोलते हैं, ठीक है। फीमर होती है, फीमर सबसे बड़ी हड्डी है ये, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। फिर ये पटेला होता है, पटेला कप शेप्ड बोन होती है ना। और उसके बाद में टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस, ऐसे रहती है ये। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरा का सबका सीक्वेंस में याद होना चाहिए हमारा नाम, है ना, ठीक है। और आगे देखें, अगला न्यूरॉन्स वाला चैप्टर देखते हैं, न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स में देखिए ये डेंड्राइट से ऊपर में ब्रांचेस जो बनाई हुई रहती है, निसल ग्रेन्यूल्स है। निसल ग्रेन्यूल्स में क्या होते हैं, फ्री राइबोसोम रहती है, यहाँ पर फ्री राइबोसोम प्लस आरएनए से मिलकर बनी हुई रहती है निसल ग्रेन्यूल्स, है ना। निसल ग्रेन्यूल जो है इधर की ओर में है, देखो, है ना, यहाँ पर, कहाँ पर, ये पूरे निसल ग्रेन्यूल से पूरे बने हुए हैं, यहाँ पर है पूरे सेल साइटोन या सेल बॉडी, या इसको हम लोग साइटोन भी बोलते हैं। न्यूक्लियस है इसका, न्यूरॉन्स का। स्वान सेल लगे हुए रहते हैं, इधर स्वान सेल है, और बीच में यहाँ पर माइलिन का शीथ है, यहाँ पर कवर बने हुए हैं। और जहाँ पर माइलिन नहीं है वहां पर एक जगह छूट जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। रेनवियर के नोड है जहाँ पर जगह छूट जाती है। बाकी ये वाली क्या है, एक्सॉन, ये अंदर से जो जा रही है एक्सॉन है। एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है ये वाली, एक्सॉन मेम्ब्रेन, एक्सॉन मेम्ब्रेन होती है ये वाली। उसके बाद लास्ट में एक्सॉन का टर्मिनल एंड आता है, फिर बाद में साइनेप्टिक नोड्स आते हैं, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर आगे बढ़ जाते हैं। तो सब नाम है, लेबलिंग वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछ सकते हैं यहाँ से। ये वाले डायग्राम को हम देखें तो इसमें क्या दिया है, इम्पल्स का कंडक्शन दिया है। देखो शुरू में इम्पल्स इतने तक ही सीमित था, इतना तक, बाद में इम्पल्स इधर की ओर आगे बढ़ रही है। तो इम्पल्स में के लिए हम एक, है ना, फार्मूला याद किए थे, जब जिस टाइम में इम्पल्स कंडक्शन होता है तो नोकिया से हम लोग याद किए थे 3 2, है ना, 1। और यहाँ से तो देखो क्या होती है, 3Na प्लस आउटसाइड जाती है इस टाइम में, और 2K प्लस इन साइड आती है इस टाइम में। और एक एटीपी का यूज होता है जिस टाइम में मसल कॉन्ट्रैक्ट, जिस टाइम में इम्पल्स का कंडक्शन होता है उस टाइम में। तो है ना, ऐसे आगे की ओर बढ़ती है तो इधर से एक्सॉन से होता हुआ पूरा, है ना, इम्पल्स जो है आगे की ओर बढ़ते रहती है। तो ऐसे याद रखना है इसको इस डायग्राम में, है ना, उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगला देखें, डायग्राम शोइंग द एक्सॉन टर्मिनल एंड साइनेप्स। एक्सॉन का टर्मिनल एंड को बताया है, साइनेप्स कैसे बनती है वो भी बताया है। देखो एक्सॉन है, एक्सॉन का टर्मिनल एंड है। यहाँ पर ये जो बना हुआ दिखाई दे रहा है वो क्या, सिनेप्टिक वेसिकल्स, वेसिकल्स के जैसे दिखाई दे रहा है, थैली नुमा, है ना। यहाँ पर देखो ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन।
और उसके बाद में क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है ये वाली खाली जगह, और उसके बाद में पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। तो बताओ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो रिसेप्टर कहाँ पर है, तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में खास बात है जानने वाली। तो मेम्ब्रेन कहाँ पर होते हैं, तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में ही रिसेप्टर होते हैं, बात जानना है। और देखा जाए तो ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये तीनों से ही क्या बनती है, साइनेप्स बनती है, जिसके द्वारा कोई आवेग जो है एक से दूसरे जगह में ट्रांसफर होती है, बात जानना है हमें साइनेप्स के बारे में। ठीक है, उसके अलावा अगला देखिए ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में देखो सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम वाला पार्ट, यानी 60 से 65%। फोर ब्रेन का हिस्सा होता है सेरिब्रम, और उसके अलावा दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस, तीनों फोर ब्रेन के पार्ट होते हैं। ठीक है, कार्पस कैलोसम की एक पट्टी होती है जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ती है, दो सेमी अर्ध गोलार्धों को ऐसे जोड़ने का काम करती है। कौन है ना, ऐसे हमारा ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो कौन जोड़ती है, कार्पस कैलोसम की एक पट्टी होती है ना, वही जोड़ती है, तो बात याद रखना है। और उसके बाद में देखें तो मिड ब्रेन के बारे में बात करें तो मिड ब्रेन में से एक नाल निकलती है जिसको हम लोग सेरिब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं। तो देखो एक सेरिब्रल एक्वेडक्ट निकल रही है यहाँ से मिड ब्रेन से, तो मिड ब्रेन है। उसके अलावा हैंड ब्रेन के बारे में बात करें तो हैंड ब्रेन के भी तीन पार्ट है, कौन कौन से, एक पोन्स होती है, दूसरा सेरिबेलम और तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सेरिबेलम वाला पार्ट तो अलग ही है देखो इधर की ओर, जबकि ये वाली पार्ट क्या है, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा है। और इसके बाद यहाँ से जो निकलती है वो स्पाइनल कॉर्ड हो जाती है। तो यहाँ से एक बात आती है ब्रेन स्टेम कौन बनाते हैं, तो ब्रेन स्टेम कौन कौन लोग बनाते हैं, तो मिड ब्रेन बनाती है ब्रेन स्टेम, मतलब जिस पर वो ब्रेन टिका हुआ रहता है, तो मिड ब्रेन प्लस हैंड ब्रेन बनाती है। तो हैंड ब्रेन का कौन सा पार्ट, पोन्स प्लस मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो इसमें सेरिबेलम नहीं रहता भाई, याद रखना, मिड है ना ब्रेन स्टेम में जो मस्तिष्क के स्तंभ बनाते हैं उसमें क्या नहीं रहता, सेरिबेलम वाला पार्ट नहीं रहता, याद रखना। उसके अलावा अगला डायग्राम देखते हैं, अगला है एंडोक्राइन सिस्टम में, है ना, ये क्या है, हाइपोथैलेमस जो कहाँ पर है, ब्रेन, मतलब यहाँ पर है, ब्रेन का ही पार्ट है फोर ब्रेन का। पिट्यूटरी ग्लैंड सेलेटर्सिका नाम की कैविटी में रहती है, इधर से हार्मोन आती है, इधर ये इकट्ठा रहती है। पिनियल ग्लैंड, तो सिर में बोला जाए तो तीन क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड। उसके बाद ऊपर से नीचे तक पूरा ग्लैंड्स के बारे में, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड यहाँ पर रहती है, थाइमस ग्लैंड यहाँ पर रहती है ना शरीर में। पेनक्रियाज जो होती है ये भी एक ग्लैंड है, तो ये मिक्स्ड ग्लैंड होती है ना, मिश्रित ग्रंथि। उसके अलावा किडनी के ऊपर में रहती है एड्रिनल ग्लैंड। बाकी फीमेल है तो ओवरी भी ग्लैंड के रूप में काम करती है, क्योंकि ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। टेस्टिस मेल में होती है तो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। यहाँ पर डायग्राम दिया गया थायराइड ग्लैंड का, थायराइड में ट्रैकिया के ऊपर में रहती है, यहाँ पर वोकल कॉर्ड लगे हैं, मतलब लैरिंग्स है, लैरिंग्स के जस्ट नीचे में जहाँ पर वाइब्रेशन होता है उसके जस्ट नीचे में क्या रहते हैं, थायराइड ग्लैंड रहती है। इसके पीछे की तरफ में रहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड डोर्सल साइड में, तो डोर्सल सेगमेंट्स में ऐसे चार रहते हैं, कौन से, पैराथायराइड ग्लैंड। ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, हाइपोथैलेमस जुड़ी हुई है ना, हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स के द्वारा यहाँ पर है ना पोर्टल सिस्टम लगे हुए रहते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा आती है। जबकि हाइपोथैलेमस की जो पश्च तरफ जाती है, पश्च ग्रंथि में, वो डायरेक्टली न्यूरॉन ही देखो यहाँ से यहाँ तक गई हुई है, जबकि इसमें न्यूरॉन का टांग जो है यहाँ तक ही आ पाया, इसीलिए यहाँ पर पोर्टल सिस्टम लगाने की जरूरत पड़ा अग्रपीयूष ग्रंथि के लिए, जबकि पश्च ग्रंथि में क्या हुआ, पूरे न्यूरॉन पीछे में ही आ गए। ठीक है, तो ये डायग्राम है इसका, ये आगे की ओर अग्रपीयूष ग्रंथि है, पीछे की ओर में पश्चपीयूष ग्रंथि होती है। उसके अलावा अगला देखिए, है ना, एड्रिनल ग्लैंड का डायग्राम है। एड्रिनल ग्लैंड में बात करें तो दो भाग होते हैं इसके, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला वाली जगह से क्या रिलीज होती है, तो याद रखना है एग्जाम्पल, तो एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होती है यहीं से, एड्रेनलिन, या इसी को हम लोग नॉर एड्रेनलिन भी बोलते हैं, नॉर एड्रेनलिन, या इसी को हम लोग और नाम देते हैं एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, किसी को, एड्रिनल ग्लैंड को। इसको ट्रिपल एफ हार्मोन भी बोलते हैं, ट्रिपल एफ हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, जो कहाँ से रिलीज होती है, एड्रिनल मेडुला से। और इन लोग क्या कर देते हैं, HBR रेट को बढ़ाते हैं। जबकि एड्रिनल कॉर्टेक्स से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एक होता है कॉर्टिसोल और एक होता है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। तो ये दो हार्मोन रिलीज करती है कौन, एड्रिनल कॉर्टेक्स। उसके अलावा इसके काम करने के तरीके को देखें तो देखो एग्जांपल देखें हार्मोन कैसे काम करती है, तो ये स्टेरॉइड जो जितने भी हार्मोन होते हैं ना स्टेरॉइडल नेचर के, जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन, तो इन लोग क्या करते हैं, जैसे एस्ट्रोजन को दिखाए हैं तो यूटेराइन वाल में जाएंगे, मतलब गर्भाशय की दीवार में, और अंदर जाके ना ये सेल मेम्ब्रेन में ही रुकेंगे, ये अंदर जाएंगे कहाँ पर, जीनोम के पास में, और इस जीनोम के पास में जाएंगे तभी वो क्या करेगा, एक्टिव करेंगे इसके जीन को, और जीन को जब एक्टिव करेंगे तो क्या बनेगा, mRNA,
mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन जो भी काम करना होगा, जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाती है, या ये कोई भी काम जो भी करती होगी ना, वही काम को इन्हीं लोग करवाते हैं। क्यों? क्योंकि सब्सट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज करवाना है, तो प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन मतलब एंजाइम चाहिए, तो एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये। तो यहाँ से स्टेरॉयडल हार्मोन अंदर में जाके काम करवाती है ना। यूटेराइन के अंदर में यहाँ पर द्वितीयक मैसेंजर कोई नहीं बनता। जबकि इसके अगले वाले में देखें तो ये प्रोटीनिशियस हार्मोन है, तो प्रोटीनिशियस हार्मोन में बेचारा खुद अंदर नहीं जा सकता। जैसे एफएसएच, तो ये कौन सी हार्मोन होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाली, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन है ये एफएसएच। यहाँ पर रिसेप्टर रहते हैं, ये रिसेप्टर क्या करते हैं, रिसेप्टर से में बाइंड हो जाएंगे और रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये खुद अंदर नहीं जा पा रही है, यहीं से क्या करेगी, ये तीन चीजें बनाती है ना। एक बनाती है साइक्लिक एएमपी, और एक बनाती है आईपी3, और एक बनाती है कैल्शियम। तो तीन चीजें सेकेंडरी मैसेंजर बनाती है। इसको कई बार पूछा गया है, नीट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सेकेंडरी मैसेंजर बना दी द्वितीयक में संदेश वाहक, तो जिसकी वजह से बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आए, मतलब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मतलब ये करती क्या है एफएसएच, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो ओरियन के फॉलिकल्स को क्या कर देगी, स्टिमुलेट, जिसकी वजह से ओवरी के फॉलिकल्स ग्रोथ करने लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर डायग्राम है ये, है ना। अब प्रोटीनिशियस हार्मोन क्या करती है, सेकेंडरी मैसेंजर बनाती है, जबकि स्टेरॉयडल हार्मोन सीधा सीधा अंदर चली जाती है। तो ये पूरा डायग्राम वाला क्वेश्चन है ना। तो डायग्राम वाले क्वेश्चन यहाँ तक होता है, और है ना, यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।